हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट वीडियो में हमने आपके पास इंट्रोडक्शन दिया था आपके पास 9वें चैप्टर का। वो था आपके पास अनुक्रम और श्रेणी। तो मैंने आपके पास बताया अनुक्रम किसे कहते हैं और श्रेणी किसे कहते हैं। साथ में हमने एक्सरसाइज 9.1 भी हमने आपके पास की थी। तो आज हम पढ़ने वाले आपके पास हैं एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस जिसको हमने 10th में भी पढ़ा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। ठीक। तो थोड़ा सा हम आपके पास पहले से जानते हैं इसके बारे में, तो थोड़ा सा आपके पास इस बार भी आपके पास कुछ और भी इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वो क्या होगा उससे पहले आपके पास, अगर आपने ये पढ़ा नहीं है आपके पास, तो आप जो पुराना जो वीडियोस आपके पास हैं उनको लाइक व शेयर कर लीजिए आपके पास। और उन वीडियोस की मदद से आप है ना इसका जो सीक्वेंस और सीरीज़ जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन दोबारा पढ़ सकते हैं आपके पास। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक आपके पास है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। ये हम 10th में भी पढ़ चुके हैं और इस बार भी हम थोड़ा आपके पास, क्योंकि हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं आपके पास, तो सीक्वेंस के अंतर्गत एक स्पेशल सीक्वेंस के रूप में हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमें मालूम है आपके पास कि आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। देखिए कि एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस जिसमें जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यानी जो क्रमागत आने वाले पद होते हैं वो क्या होता है, उनके बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है, जिसे हम कहते हैं सर्वांतर। ठीक। यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं आपको। ठीक है। तो एक स्पेशल सीक्वेंस जिसमें क्या हो, एन या वो परिमित भी हो सकता है अपरिमित भी हो सकता है। ठीक है। तो उसमें आपके पास एक आपके पास किस प्रकार की प्रॉपर्टी हो कि जो रेगुलर जो कंटिन्यूसली जो टर्म्स आ रहे हैं उन दो लगातार क्रमागत आने वाले पदों के मध्य क्या होना चाहिए, आपके पास जो अनुपात जो आपके पास है ना अंतर होगा वो क्या होगा, समान। तो ये देखिए आपके पास इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए बोल के देखो। अनुक्रम में यदि अगला पद पिछले पद से खास राशि को जोड़ने से प्राप्त हो तो ऐसा अनुक्रम क्या कहलाता है, समांतर अनुक्रम या समांतर श्रेणी कहलाता है, जिसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैंने आपके पास इसका नोटेशन कुछ इस प्रकार से होगा। देखो मैंने कहा कि एक आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है A1 A2 A3, माना आपके पास देखो इफ गिवन सीक्वेंस इज A1 A2 A3 ऐसे चलते हुए AN, और अब अगर वो परिमित है तो AN तक, नहीं तो आपके पास अपरिमित है। ठीक है। ये दिया हुआ सीक्वेंस है, इस प्रकार से है कि क्रमागत आने वाले पदों के मध्य का अंतर जो है सेम है, मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस हो सेम आपके पास, यानी A2 माइनस A1 कर रहा हूँ या A3 माइनस A2 कर रहा हूँ, इसी प्रकार से A4 माइनस A3 करूँ, या इसी प्रकार से AN माइनस AN माइनस 1, ये क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, जिसको मैंने लिखते हैं D। तो ये जो D है ये कहलाता है कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सर्वांतर। सर्वांतर। ठीक। तो जो अंतर क्या होता है, समान होता है। तो या आप इसको है ना पदांतर भी कहते हैं कि पद के बीच का अंतर। ठीक। तो ये आपके पास इस प्रकार से ये कहलाता है आपके पास इस प्रकार का जो सीक्वेंस होता है, देन सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी। इसे कहते हैं क्या, एपी। ये जो सीक्वेंस होता है इसे कहते हैं आपके पास एपी यानी समांतर श्रेणी आपके पास। ठीक। तो हमने थोड़ा सा आपके पास पिछले साल भी पढ़ा था, इसके हिसाब से इसका जो नोटेशन आपके पास है उसको इस प्रकार से लिखते हैं। एपी के लिए नोटेशन देखिए, नोटेशन हो जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है इनके बीच का पद सेम होने वाला है, तो माना आपके पास इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो ए पी हो जाएगा, देन ए पी एस पहला पद हो जाएगा ए, क्योंकि मुझे मालूम है अगला जो पद है उसके और इसके मध्य क्या होना है, सेम डिफरेंस होना चाहिए, मतलब डी। तो अगला पद हो जाएगा ए प्लस डी। इसी प्रकार तीसरा दूसरा तो पद ये हो गया, तीसरा हो जाएगा ए प्लस 2D। इसी प्रकार से चौथा पद हो जाएगा ए प्लस 3D, और ऐसे चलते हुए एनवा पद होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपके पास इसी प्रकार चलता है। ये आपके पास क्या निरूपित कर रहा है, ए पी निरूपित कर रहा है, जो कि हमने इससे पहले आपके पास 10th में भी पढ़ा है। ठीक। जहाँ आपके पास जो जनरल टर्म कहलाता है, जनरल टर्म या हिंदी में कहते हैं व्यापक पद, ये निरूपित होता है ए एन के द्वारा। जो एनवा पद होता है इसे या टी एन के द्वारा भी निरूपित करते हैं।
तो जो nवां पद होता है वो हमेशा क्या कहलाता है आपके पास, व्यापक पद कहलाता है। और टी एन लिखो चाहे ए एन, बात एक ही आपके पास है, ए प्लस एन माइनस वन डी के द्वारा इसको निरूपित करते हैं। और इसके द्वारा आप किसी भी एपी के कोई भी पद निकाल सकते हो। आप अगर मैंने कहा सातवां पद निकालना है तो ये जगह ए प्लस सेवन माइनस वन मतलब 6d आपके पास। इस प्रकार से आपके पास क्या है, ये आपके पास व्यापक पद है जो हमने आपके पास कुछ 10th में भी पढ़ा है आपके पास, ठीक है। तो थोड़ा सा आपके पास ये जो आपके पास जो पुराना जो 10th का टॉपिक है वो आपको आना चाहिए आपके पास, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो फिर आगे आपके पास इस एपी में जो टॉपिक आपके पास इस साल जो हम पढ़ने वाले हैं, चाहे वो अर्थमेटिक मीन हो, चाहे आपके पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके पास जैसे कि कुछ भी जोड़ने या यानी समांतर श्रेणी के गुण जो आपके पास हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगे आपके पास, ठीक। तो सिंपल से ही आपके पास है, थोड़ा सा हमको क्या करना है, बस पुराने फॉर्मूलों का रिवीजन करना, ये आपके पास था। उसके अलावा आपके पास हमने पढ़ा था सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योगफल जिसे निरूपित करते हैं एस एन, ये इक्वल टू होता है ए, ये आपके पास होता है एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन डी। या फिर एक फॉर्मूला और था, अगर आपके पास आखिरी पद मिला हुआ है तो a प्लस एल, यानी a हो गया आपके पास प्रथम पद और l हो गया लास्ट टर्म्स आपके पास। इसको कह सकते हैं आपके पास कि आखिरी पद आपके पास इसके कहते हैं ये है लास्ट टर्म और ये क्या है प्रथम पद। तो ये आपके पास कुछ फॉर्मूले थे हमने जो 10th में पढ़े हैं और उनका भी यहाँ पर यूज़ भी करेंगे और साथ साथ कुछ और भी आपके पास कुछ नया हम इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ने वाले, ठीक है। पहले इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करते हैं आपके पास जो हमने 10th में पढ़ा है और इस बार आपके पास जो सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ा है। तो सीक्वेंस एपी कब कहलाती है, जब सीक्वेंस के क्रमागत आने वाले पदों के मध्य क्या हो जाए, डिफरेंस, यानी जो अंतर होगा समान हो जाए। या ये भी कह सकते हैं कि आपके पास किसी सीक्वेंस में अगर ऐसा गुण आ रहा है कि प्रथम पद में कुछ जोड़ के दूसरा पद या जोड़ के या घटा के कुछ भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो वो आपके पास क्या है उस टाइम पर डी कहलाता है आपके पास सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस कहलाता है आपके पास, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके पास है। तो हम आपके पास पहले इस जो हमने ना 10th में पढ़ा है उसके कुछ रिवीजन करेंगे आपके पास एग्जाम्पलों की मदद से आपके पास, ठीक। इस पे आपके पास देखिए मैं आपको बता रहा हूँ किताब का ही आपके पास एग्जाम्पल है। आपके पास दिया हुआ कि एक एपी का mth टर्म है n और nth टर्म है m, ठीक है। तो mth टर्म तो दे रखा है n और nth टर्म दिया हुआ m, जहाँ m और n दोनों बराबर है। तो आपको निकालना है pth टर्म आपके पास, ठीक है। तो देख लीजिए पास सॉल्यूशन में आपके पास, तो अगर इफ फर्स्ट टर्म इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस आपके पास दे रखा है d। अगर AP का प्रथम पद a है और कॉमन डिफरेंस d है तो क्या होगा, देखो आपके पास मालूम है, देन mth टर्म मतलब am इक्वल टू आपके पास होता है a प्लस m माइनस वन इंटू डी की दे रखा है n, ये दे रखा है पहला mवां पद, और nवां पद दिया हुआ है a प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू m। तो ये आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दी हुई तो मैंने आपके पास लिख लिया आपके पास, ठीक है। तो ये मुझे दो समीकरणों के रूप में प्राप्त हो रहा है और जैसे ही मैं आपके पास एक और दो को हल करूंगा तो मैंने क्या किया, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया। देखो इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, जैसे ही मैंने पहले से इसको माइनस किया तो ए से कैंसिल हो जाएगा, पास मिल रहा है m माइनस वन डी माइनस एन माइनस वन डी इक्वल टू एन माइनस एम, ये मुझे प्राप्त हो रहा है। देखिए इस प्रकार से, ठीक। तो जब मैं इन दोनों में डी उबेनिश ले रहा हूँ तो डी जैसी उबेनिश हो गया m माइनस वन और माइनस वन माइनस एन और प्लस वन इक्वल टू एन माइनस एम। तो यहाँ पर वन से वन कैंसिल, तो देखिए आपके पास क्या प्राप्त होता है, तो d इंटू एम माइनस एन इक्वल टू एन माइनस एम। तो जब भी मैं d का मान निकालूँ तो हो जाएगा n माइनस एम अपॉन एम माइनस एन यानी इक्वल टू माइनस वन। तो d का मान मुझे प्राप्त हुआ, d बराबर क्या मिल रहा है, माइनस वन। तब ये जो d का मान है इसको जब मैं किसी भी एक समीकरण में रख लो आपके पास तो मुझे प्रथम पद मिल जाएगा। मैंने मान लो ये d का मान इसमें रख दो, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले समीकरण में मैंने d का मान रखते हो जाएगा a प्लस, अब थोड़ा ध्यान देना, m माइनस वन इंटू ये तो आपके पास d का मान है n माइनस एम अपॉन m माइनस वन इक्वल टू
एन, ये आपके पास है, ठीक है। तो ये डी का मान मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया आपके पास, ठीक। तो ये जो वैल्यू आपके पास है, जब सॉल्व कर रहा हूँ पास, देखो क्या मिल रहा है आपके पास। तो ए इससे प्राप्त होगा ए इक्वल टू, ये एन इधर ही रहेगा, बाकी आपका पक्षांतर यानी आपके पास एन माइनस, ये इधर गुणा होगा आपके पास, तो हो रहा है एम माइनस, सॉरी ये इक्वल टू, क्योंकि -1 मिला था ना, तो इसकी वैल्यू तो -1, तो ये हो रहा है एम -1 इंटू -1। ये मुझे क्या प्राप्त हुआ था, डी का मान -1, तो मैंने डी का मान -1 यहाँ रख दिया, पक्षांतर किया तो इस प्रकार से। तो ए इक्वल टू मिल रहा है, देखिए जब -1 गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी n प्लस m-1, तो a प्राप्त हो गया, और d भी मुझे प्राप्त है, कितना है, -1। तो इसकी मदद से हम इजीली क्या कर सकते हैं, पीवां पद निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार जो दिया हुआ था उसके आधार पे मैंने a और d निकाला, तो आपको निकालना जो है वो था पीवां पद, यानी AP, इसको आप लिखते हैं pth टर्म, ये इक्वल टू होगा a प्लस p-1 इंटू डी। तो ये आपके पास ना a का मान था m प्लस n-1 प्लस p-1 इंटू -1। तो जब इसे गुणा करें तो हो रहा है m प्लस n-1 माइनस p+1, तो दोनों कैंसिल, तो आपके पास मिल रहा है m प्लस n माइनस p। तो ये मिल गया आपके पास pth टर्म, आपके पास ये है पीवां पद, जिसका मान क्या मिल रहा है, m प्लस n माइनस p। तो क्वेश्चन सिंपल है, आपके पास ऐसे अपने 10th में भी किए थे। बस वहाँ पर होता क्या था कि आपके पास दे देते कि भाई ये 8वां पद ये है और 10वां पद ये है, तो उसके आधार पर आपको 7वां या 12वां जो भी पद निकालना वो निकाल, पर यहाँ पर हमें m और n के आधार पर दिया हुआ था बस, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास जो था ये 10th के बेस पर है, क्योंकि हमने 10th में पढ़ लिया है, तो जो गुण हमने वहाँ पर पढ़े हैं उसके आधार पर है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज़, जो समांतर श्रेणी की इस बार हम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना है आपको, ठीक। तो जो समांतर श्रेणी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके पास हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सिंपल आपके पास प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है कि अगर यदि किसी समांतर श्रेणी में के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ा या घटाया जाए, ध्यान सुनो बस, यदि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या या राशि को बढ़ाया या घटाया जाए, मतलब ऐड किया जाए या सब्सट्रैक्ट किया जाए, तो उससे जो परिणामी जो आपके पास जो पद मिलेंगे वो भी क्या होंगे, समांतर श्रेणी में, ठीक है। यानी आपके पास एफ सेम क्वांटिटी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, यानी जोड़ना या घटाने पर, ठीक है, फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी। अगर हम क्या करें, सेम क्वांटिटी को जोड़ें या घटाएं ईच टर्म ऑफ एन एपी, मतलब एपी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद पर, देन रिजल्टेंट जो सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी। तो जो रिजल्ट के रूप में हमारे पास जो प्राप्त सीक्वेंस होगा, यानी जो आपके पास क्या मिलने वाले, आपके पास एक सीक्वेंस जो प्राप्त होगा उसके बाद, वो भी क्या कहलाएगा, आपके पास एपी ही कहलाने वाला है, ठीक। तो दूसरा आपके पास पहला प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, ये तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई या ऐड करने पर है, ठीक, वही आपके पास ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर है। पर अगर हम क्या करें, एक निश्चित अशून्य संख्या से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें, इफ सेम नॉन जीरो नंबर या क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, इज मल्टीप्लाई और डिवाइड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी। आपके पास किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को एक निश्चित अशून्य संख्या या राशि से गुणा या भाग कर दिया जाए, तो जो प्राप्त जो आपके पास पद होंगे वो भी क्या होंगे, समांतर, ठीक है। इफ सेम नॉन जीरो नंबर या क्वांटिटी इज मल्टीप्लाई और डिवाइड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी, देन
रिजल्टेंट सीक्वेंस इज आल्सो एंड इन AP, वो भी क्या होगा, AP में ही होने वाला है। ये तो आपके पास ये दो गुण धर्म आपके पास हैं, उसको आपके पास ध्यान से इन दोनों को याद रखना है हमेशा। जब भी किसी आपके पास नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए या योग या अंतर किया जाए तो जो प्राप्त अनुक्रम होगा वो भी क्या होगा, एक समांतर श्रेणी है। तो ये प्रॉपर्टीज हमको याद रखनी है आपके पास, ठीक है, क्योंकि आगे आपके पास कई क्वेश्चनों में आपके पास इसका यूज़ होने वाला है आपके पास। ठीक, क्वेश्चन आपके पास है, देखें, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू APs आर इन रेशियो दिया, यानी दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का, n पदों के योगफल का अनुपात दे दिया गया। ये है अनुपात n पदों के योगफल, ठीक है। तो आपको उनके 12वें पद का अनुपात निकालना है, दोनों श्रेणियों के 12वें पद का अनुपात। ठीक, तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन के लिए, सबसे मैंने पहले मान लिया, माना आपके पास लेट A1 A2 एंड D1 D2 are first terms and common difference of टू APs। मैंने मान लिया ये जो आपके पास है, चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहली जो श्रेणी है उसका प्रथम पद A1 और दूसरी श्रेणी क्या है A2। इसी प्रकार दूसरी जो आपके पास जो पहली जो आपके पास समांतर श्रेणी उसका आपके पास सर्वांतर D1 हो गया और दूसरी क्या हो गया D2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सम क्या होगा, देखो, देन SN फॉर फर्स्ट AP, तो SN फॉर फर्स्ट AP हो जाएगा फॉर्मूले के अनुसार N/2, फॉर्मूला था 2A1, क्योंकि वहाँ पर फॉर्मूला A है पर यहाँ पर प्रथम पद A1 है तो ये बस, ठीक है, N-1 और D1। ये हो गया पहली श्रेणी के लिए आपके पास है, और दूसरी श्रेणी के लिए हो जाएगा n पदों का योग N/2, क्योंकि n पदों का ये तो n तो आएगा ही, ठीक है, A2 प्लस N-1 इंटू D2। तो मैंने दोनों ही श्रेणियों के n पदों का योग मैंने लिख लिया है और आपको दिया हुआ है इसका अनुपात क्या है। तो प्रश्न के अनुसार आपके पास देखो ये दिया हुआ है SN1 अपॉन SN2 इक्वल टू है 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15 है। तो इसकी वैल्यू मैंने निकाली, तो जब मैं इसको अनुपात लूँगा तो N/2 से N/2 का जाए कैंसिल। तो मैं यहीं पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो, क्योंकि इन दोनों का अनुपात लेना है तो अनुपात में N/2 कैंसिल, 2A1 प्लस N-1 इंटू D1 अपॉन 2A2 प्लस N-1 इंटू D2 इक्वल टू 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। ये मुझे प्राप्त हुआ है। तो देखिए अब ये आपके पास मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं यहाँ पर n का एक ऐसा मान देने वाला हूँ जिसकी मदद से मुझे 12वां पद मिल जाए आपके पास, दोनों के ये मतलब ऊपर पहली श्रेणी का 12वां पद और नीचे दूसरी श्रेणी का 12वां पद मिल जाए। उसके लिए मैंने क्या कर दिया, n का मान इस प्रकार से रखा क्योंकि मुझे मालूम है कि 12वां पद मतलब A प्लस 11D होना चाहिए। अब मुझको मालूम है कि आपके पास यहाँ पर कितना होना चाहिए 11D, पर यहाँ पर 2 उभयनिष्ठ लिया है ना, यहाँ पर क्योंकि A के स्थान पर 2 भी है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 11 का दुगना लाना चाहता हूँ, मतलब 22। तो 22 कैसे आएगा जब n बराबर कितना रख दिया जाएगा 23 रख देगा। तो देखो क्या प्राप्त होगा 2A1 प्लस 23 प्लस 1 मतलब आपके पास हो गया 22D1। इसी प्रकार से 2E2 A2 प्लस यहाँ पर भी 22 इंटू D2 इक्वल टू यहाँ भी रखेंगे तो ये हो जाएगा 23 और प्लस 8 अपॉन 7 गुणा 23 प्लस 15। अब मैंने 23 इसलिए रखा क्योंकि देखो आपके पास अगर मुझे 12वें पद का अनुपात चाहिए, क्या चाहिए 12वें पद का, तो 12वां पद होता है A प्लस 11D। तो अब मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, यहाँ पर क्योंकि A के साथ गुणा क्या आ रहा है 2 भी आ रहा है तो मैं यहाँ उसका दुगुना बनाने वाला हूँ। तो 11 का दुगुना 23 और ये 23, 11 का दुगुना 22 और ना 22 तब प्राप्त होगा जब मैं 23 में से 1 को माइनस कर रहा हूँ। तो इसे मैंने एक पुट कर दिया 23। तो ये इस प्रकार से आपके पास होगा। मैंने जैसी वैल्यू रखी तो जब सिंप्लीफाई करो देखो क्या प्राप्त होता है।
तो जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो आपके पास मुझे कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। देखिए ऊपर वाले भाग में कुछ उभयनिष्ठ स्टार है, वो है आपके पास, जैसे मैं इसमें दो उभयनिष्ठ स्टार तो हो रहा है 2a1 प्लस 11d1, यानी दुगना किसके 12वां पद के अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a2 प्लस 11d2 इक्वल टू, जिसको सिंप्लीफाई करो तो 11 से कट रहा है 7 बटे ये हो जा रहा है कितनी बार 7, 11 से कट रहा तो 16 टाइम, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मुझे मिल गया a1 प्लस 11d1 अपॉन a2 प्लस 11d2 इक्वल टू 7 बटे 16, यानी मुझे क्या प्राप्त हुआ, दोनों AP के 11वें 12वें पद का अनुपात। तो आपके पास देखो द रेशियो ऑफ 12th टर्म्स इज 7:16। तो आपके पास क्या प्राप्त हो गया कि उन दोनों जो आपके पास AP दी हुई हैं उनके 12वें पद का अनुपात क्या है, 7/16 आपके पास। ठीक, अब आपके पास आता है कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है AP, तो AP के अंतर्गत आता है अर्थमेटिक मीन, यानी समांतर माध्य। ये भी हम 10th में पढ़ चुके हैं, 9 10 से पढ़ते हैं आपके पास अर्थमेटिक मीन को। ठीक है, तो देखिए एक बार, यदि आपके पास दो संख्याएं दी हैं A और B, तो उनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, आपको मालूम है A प्लस बी अपॉन 2 करिए, औसत जिसे कहते हैं आपके पास। ठीक है, तो देखो एक बार, इफ A एंड B आर टू नंबर्स, इफ A एंड B आर टू नंबर्स, देन A प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू कहलाता है A, या अर्थमेटिक मीन कहलाते हैं इसको। ठीक है, जिसको आप A द्वारा भी निरूपित कर सकते हैं, हमको पहले से मालूम है बस। ठीक है, तो देखो एक बात, इसके साथ साथ जो आपके पास आपने पढ़ा अर्थमेटिक मीन A, उसके साथ साथ आपके पास ये तो आपने अर्थमेटिक मीन पढ़े, साथ में पता क्या होता है कि A और B आर इन AP, ये AP में भी होते हैं। आप ध्यान दे लीजिए पर कि A प्लस बी अपॉन 2 अगर आप निकालते हो आप, तो आपके पास क्या होगा, A और B दोनों के मध्य का बिंदु होने वाला है। ठीक है, तो इसको इसलिए आपके पास क्या कहते हैं इसे, जो ये क्योंकि आपके पास जो आपने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था आपने, यानी माध्य निकालना पड़ा था, वो आपके पास समझ के होगा A और B के मध्य वाला बिंदु मिलता है आपके पास। ठीक है, तो यानी आपके पास ये क्या होगा, इनके बीच का अंतर क्या होने वाला है, सेम, और जब अंतर समान है तो मतलब कैपिटल A और B क्या होगा, आर इन AP, हमेशा क्या होता है समांतर श्रेणी में ही होते हैं आपके पास। ठीक, तो इस प्रकार से आपके पास इजीली हम कह सकते हैं कि जो औसत होता है वो क्या कहलाता है आपके पास, औसत को या समांतर माध्य, वो आपके पास एक ही चीज़ है आपके पास। ठीक है, इसकी मदद से अगर आपके पास कोई दो संख्याएं दी हैं और उनके मध्य आपको AP बनानी है और कितने अंक रख दिए जाएँ, तो आपके पास किस प्रकार से किया जाएगा वो आपको पता चल जाएगा। देखो मान लो इसका आपके पास जो एप्लीकेशन के रूप में कह सकता हूँ कि माना आपके पास दो संख्याएं A और B के बीच आप है ना क्या करना चाहते हो, एक AP का निर्माण करना चाहते हो, तो आप बहुत सारे माध्यों को निकाल के, संख्याओं के माध्य निकाल कर आपके पास क्या कर सकते हो, उनको एक समांतर श्रेणी के रूप में व्यक्त कर सकते हो। देखो किस प्रकार से, तो माना आपके पास A1 A2 A3 AN और साथ में A एंड B। ठीक है, तो आपके पास कुछ संख्याएं क्या है आपके पास। ठीक है, कि आपके पास क्या है, ये कुछ संख्याएं मैंने ली और मैं चाहता हूँ पास कि क्या हो जाए, आर सच दैट कि A1 A2 A3 AN और B आर इन AP, और मैं चाहता हूँ कि ये जो संख्याएं आपने लिए ये सब मिलके क्या बना रहे, एक AP का निर्माण करें। तो अब प्रश्न आता कई बार कि भाई ऐसी n संख्याएं ज्ञात कीजिए A और B के मध्य कि आपके पास क्या हो, जो प्राप्त ये जो सीक्वेंस हो जाए वो क्या हो जाए, AP हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि ये n संख्याएं ज्ञात करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माध्य निकालना पड़ेगा बस इन सब का। देखो किस प्रकार, मतलब जो अभी मैंने ये माध्य बताया ना, समांतर माध्य, उसी की मदद से करने वाला हुआ है। देखो कि अगर आपको चाहिए ये AP, तो आपके पास क्या होना चाहिए, इनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सबके मध्य डिफरेंस क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तभी जाके क्या कहलाता है वो AP में कहलाएगा। ठीक है, तो अगर ये समांतर श्रेणी में है तो देखो आपके पास मैं पूछूं कि n+2th टर्म क्या होगा, ये इक्वल टू है B, क्योंकि n संख्याएं तो ये हैं
और ए और बी भी हैं, तो यानी कुल मिला के संख्याएं कितनी है आपके पास बी, जिसे हमें लास्ट टर्म भी कहते सकते हैं इस ए पी का, ये लास्ट टर्म आपके पास, ठीक है। तो आपको मालूम है बी इक्वल टू एन प्लस टू टर्म है, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी, यही प्राप्त होना चाहिए। तो आपके पास बी इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी, ये इस प्रकार से आपके पास बी का मान मिल रहा है आपके पास, ठीक है। बी बराबर ये हो रहा है, ठीक। इसकी मदद से इजीली अगर मैं कहूँ कि डी का मान निकाले तो सर्वांतर निकाले तो ये हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। इस फॉर्मूले की मदद से मैं इजीली एन ऐसी संख्याएं ज्ञात कर सकता हूँ कि आपके पास क्या हो जाए, जो प्राप्त जो आपके पास अनुक्रम हो क्या हो जाए, ए पी हो जाए, ठीक। तो जब मैं इसमें आपको एग्जाम्पल कराऊँ तो आपको ज़्यादा समझ आए। देखो आपके पास इस हिसाब से अगर मैं पूछूँ, पहला पद जो था ए और ये आपके पास ए वन निकालना है, तो ए वन इक्वल टू सिंपली क्योंकि डी मिल चुका है यानी ए प्लस डी। ऐसे ही ए टू क्या होगा, ए प्लस ये डी यानी ए प्लस डी, ये था तो टू डी आपको मालूम है, ठीक है। क्योंकि ये इस सीक्वेंस इस ए पी का ये दूसरा पद है, दूसरा पद मतलब ए प्लस डी, तीसरा पद है ए टू यानी ए प्लस डी। इसी प्रकार से ए थ्री इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस थ्री डी, और ऐसे ही ए एन क्या हो जाएगा आपको मालूम है ए प्लस एन इंटू डी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एन पदों को निकाल सकते हैं। अब मैं एन का मान जो आपके पास ये है ना, डी का मान सब जगह रख दूंगा इसमें, तो हम इजीली इन एन संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से होगा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एग्जांपल आपके पास देखिए, आपको 6 नंबर फाइंड आउट करने हैं 3 और 24 के मध्य, दो संख्याएं दी हैं 3 और 24, उसके मध्य 6 संख्याएं ज्ञात करनी है कि जो प्राप्त अनुक्रम हो क्या हो जाए, ए पी हो जाए। ध्यान देना आपके पास कि जो प्राप्त अनुक्रम हो वो क्या हो जाए, ए पी हो जाए। तो देखो मान लिया रिक्वायर्ड लेट रिक्वायर्ड नंबर्स आर, जो हम नंबर निकालने हुए हैं ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव एंड ए सिक्स, ये वो नंबर हैं जिसे हमें क्या निकालना है, ठीक है। और वो किसके मध्य होने चाहिए, 3 और 26 के, ये 3 और 24 के मध्य, ठीक है। तो देखो आपका ये 6 संख्याएं हैं देन, और प्राप्त क्या होना चाहिए 3, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स और 24 आर इन ए पी की, ये अनुक्रम क्या हो जाए, ए पी हो जाए। अगर ये ए पी है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, अगर मैं पूछूं फर्स्ट टर्म तो वो आपके पास हो जाएगा ए बराबर 3। और इसी प्रकार से b इक्वल टू, जो कि आपके पास कौन सा पद है आपके पास, देखो कुल मिला के ये 6 पद मुझे बीच में रखने हैं, ये 7वां और 8 यानी 8वां पद यानी ए एन, मैं कहता हूँ ए 8 इक्वल टू कितना है आपके पास 24। तो यानी मुझे एनवां पद मिला हुआ है, ए 8 मिला हुआ है, ए 8 लिखते हैं आपके पास ए प्लस 7d, तो मुझे ये दे रखा है 24। तो इसकी मदद से मैं इजीली, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस ये अगर ए पी है तो इसका ये कौन सा पद है 8वां पद, तो 8वां पद मुझे दिया हुआ 24, तो 8वां पद को लिखते हैं ए प्लस 7d, तो मुझे ए तो प्राप्त है 3, तो ये हो जाएगा 7d इक्वल टू 24 माइनस 3 यानी 21। तो d इक्वल टू प्राप्त हो रहा है 21/7 यानी 3, तो मुझे d भी प्राप्त हो गया, ये मिला हुआ है। तो देखो आपके पास देन a1 जो कि इस सीक्वेंस का कुछ और नहीं है, क्या है दूसरा पद है। ध्यान दीजिए इस सीक्वेंस, ये जो ए पी है ना, इसका ये पहला पद है, दूसरा पद है, तो A2 आपके पास था, इसे लिखते हैं A प्लस डी के द्वारा, यानी A था आपके पास 3 प्लस 3 यानी 6। ऐसे ही जब कहा जाए A2 निकालिए तो ये हो जाएगा A प्लस 2D, जो कि क्या होता है तीसरा पद, इस ए पी का तीसरा पद, मतलब 3 प्लस 3 दूने 6 यानी 9। ऐसे ही A3 ज्ञात करेंगे तो A प्लस 3D यानी 3 प्लस आपके पास D भी 3 है तो 9, तो कितना हो गया 12। और ऐसे ही A4 निकालेंगे तो A प्लस 4D इक्वल टू 4 3 12 3 15। और A5 भी निकालेंगे तो A प्लस 5D यानी 3 प्लस 15 यानी 18। और लास्ट A6 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 6D यानी 3 प्लस 18 यानी 21। तो ये वो नंबर हैं जो हमें ज्ञात करने थे इन दोनों के मध्य कि आपके पास प्राप्त सीक्वेंस क्या हो जाए, जो आपके पास एक सीक्वेंस प्राप्त हो रहा है वो क्या हो जाए AP में हो जाए। तो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर क्या क्या हो गया आपके पास, सो
रिक्वायर्ड नंबर्स आर 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। ये वो संख्याएं हैं जो हम 3 और 24 के मध्य प्राप्त करेंगे, जिससे क्या हो जाए, ये प्राप्त संख्याएं क्या हो जाए आपके पास एपी हो जाए आपके पास। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है। ठीक, तो आपके पास अगले वीडियो में आपके पास मैं एक्सरसाइज 9.2 आपको बताने वाला हूँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट भी आपके पास है, क्योंकि वो एपी पर आधारित है। तो कुछ क्वेश्चन वैसे ही होंगे जैसे आपने पिछले साल तक पढ़े हैं आपके पास। ठीक।